देखिए स्टूडेंट, मोशन इन प्लेन का टॉपिक 3.2 रेक्टिलिनियर मोशन। इस टॉपिक में बहुत सारी बातें हम सीखेंगे। इस टॉपिक में सीखेंगे डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, और साथ साथ हम ये सीखेंगे पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस किसे कहा जाता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड किसे कहते हैं। उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि आखिर स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाए, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाए। फिर ग्राफिकली मोशन को स्टडी कैसे किया जाए, ये आप और हम बताने देखने वाले हैं। मतलब जब पार्टिकल रेस्ट पर हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करता हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन नेगेटिव एक्सेस पे करता हो तब क्या हो, और ऑसिलेटरी मोशन हो तब किस तरह के ग्राफ बनेंगे, और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो तब ग्राफ बनने वाले कैसे होंगे। और ये सब जानने के बाद, ग्राफिकल स्टडी करने के बाद एक्सेलरेशन हम सीखेंगे कि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। एक्सेलरेशन से कंसर्न जो ग्राफ होंगे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन सीखेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। देयर आफ्टर हम पूरा कंप्लीट डेरिवेशन सीखेंगे कि आखिर मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव कैसे किया जाए। ये डेरिवेशन होने के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन के एप्लीकेशन, इसको हम समझेंगे कि आखिर कैसे अप्लाई किए जाते हैं। और लेटर ऑन इस टॉपिक का एंडिंग पॉइंट जो होगा वो टॉपिक का 3.2 सेक्शन का एंडिंग पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है वो रिलेटिव वेलोसिटी होगा। देखो स्टूडेंट, ये सब कुछ शुरुआत करने से पहले मेरा एक कहना होगा आप लोगों से। मैं बहुत सारी बातें जो आपको हिंदी में समझा रहा हूंगा वो यहां पर अंग्रेजी में लिखी हुई होगी, तो आप क्या कीजिएगा, टेक्स्ट बुक लेके बैठिएगा। आप जो बातें हिंदी में समझाएंगे उसके माध्यम के बाद, उसके बाद में आप उसे अपना नोट्स बनाना शुरू कीजिएगा जैसे जैसे मैं समझाते जाऊंगा। वो नोट्स कंप्लीट होने के बाद वीडियोस को देखकर आप कंपेयर कीजिएगा, काफी बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। पर तरीका यह होगा कि आपको अपनी टेक्स्ट बुक लेके जरूर बैठना है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले रेक्टिलिनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट की। भाई देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया कि मोशन किसे कहते हैं, मैंने ये भी समझाया कि रेस्ट किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन कहीं से मोशन शुरू करता है और कहीं पर खत्म करता है, मान लो यहां से स्टार्ट किया और यहां पर एंड किया, तो ये हुआ इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये हुआ इसका एंडिंग पॉइंट। तो इस जगह से इस जगह जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, पर भाई स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट जाने का सबसे छोटा रास्ता उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालना हो तो क्या करो, डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालना हो तो स्टार्टिंग पॉइंट चेक करो, एंडिंग पॉइंट चेक करो, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। सुना ध्यान से वापस, डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालना तो क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट चेक करो, एंडिंग पॉइंट चेक करो, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम मैथमेटिकली किताबी डेफिनेशन पे जाएं तो अगर t1 टाइम पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x1 है, t2 टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन x2 है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन x2 माइनस x1। ठीक है ना, x2 माइनस x1 इससे बताया जा सकता है। तो t1 टाइम पे पोजीशन x1, t2 टाइम पे पोजीशन x2, डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। पाथ लेंथ को क्या कहा जाता है, जैसे कि मान लो आपके पास में एक रास्ता है ना, उस रास्ते पर ए से बी पर आप ऐसे पहुंचते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। ए से बी आप ऐसे भी पहुंच सकते थे, इस तरह से हवा में होते हुए, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, यहां से हो सकता था। ए से बी पहुंचते समय आप ऐसा घूम के यहां तक पहुंचते, हो सकता था आप ऐसा यहां से इस तरह से होते हुए, इस किसी रास्ते से होते हुए यहां पे पहुंचते। तो एक्चुअल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है उसे पाथ लेंथ कहा जाता है। एक्चुअल डिस्टेंस, भाई यहां से यहां जब सीधे चले गए, भाई जा तो यहां से ऐसे ऐसे इस तरह से रहते, पर अगर आप डायरेक्ट चले गए, डायरेक्ट, तो शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। शॉर्टेस्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया। और पूरा पाथ कवर करते हुए गए और आपने काउंट किया तो उसे पाथ लेंथ कहा जाएगा। अब देखो उसको ऐसे समझ सकते हैं, पाथ लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती है, इसे भी मीटर में मेजर किया जाता है। पाथ लेंथ हमेशा बढ़ता है समय के साथ में, कम नहीं होता है। पाथ लेंथ 0 कभी भी नहीं हो सकता। आगे समझिए कैसे। मान लो आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है जो 2 मीटर से 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है। भाई देखो ये रहा, आप समझिएगा ध्यान से, हाँ, ये रहा 0, ये रहा 2 और ये रहा 5। तो आप शुरुआत में 2 पर थे, 2 से आप 5 पर गए, 2 से 5 गए, एक्स एक्सेस के पॉजिटिव में गए, बराबर है। 2 से 5 में गए, एक्स एक्सेस के पॉजिटिव में गए, तो देखिए 3 मीटर आपने कवर किया, क्योंकि आपके पास एक ही डायरेक्शन था। अच्छा, डायरेक्शन एक ही है, केवल एक ही डायरेक्शन है, एक्स से है, बराबर है। 2 से 5 पर गए, स्ट्रेट पाथ पे गए, तो जो पाथ लेंथ था वही शॉर्टेस्ट पाथ था। भाई जब रास्ता एक ही है, यहां से यहां पहुंचने का एक ही रास्ता है, वो भी स्ट्रेट ही है, तो जो पाथ लेंथ है वो स्ट्रेट पाथ है।
मतलब यहां पे 3 मीटर डिस्टेंस और 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट प्लस एक्स। लेकिन अगर सोचिए, देखिए क्या कहा गया है, इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 3 मीटर एंड डायरेक्शन इज अलोंग प्लस एक्स एक्सेस। लेकिन अगर सोचिए ऑब्जेक्ट अब 4 मीटर पर आ जाता है, मतलब क्या हुआ, 4 मीटर पे कैसे आएगा समझाता हूं भाई। ये आपके पास में है, बराबर है, ये 2 मीटर से चला 5 मीटर पे पहुंचा, 5 से वापस 4 पर आया, 2 से चला 5 पे पहुंचा, 5 से वापस 4 पर आया, समझना ध्यान से। हाँ, ये 2 से चला 5 पर गया, राइट गया। अच्छा, 2 के बीच में कहीं 3 आया होगा, 2 के बीच में कहीं 3 आया होगा, 3 के बाद कहीं 4 आया होगा, 4 के बाद कहीं 5 आया होगा, बराबर है ना। तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से वापस 4, 5 से वापस टर्न ले लिया, 4 आया। तो बताना मुझे, 2 से 3 गया 1 स्टेप, 3 से 4 गया 1 स्टेप, 4 से 5 गया 1 स्टेप, कितनी स्टेप हो गई, 3 स्टेप हो गई, 3 मीटर। अब 5 से वापस टर्न लिया, 4 टर्न लिया तो डायरेक्शन का कंसर्न नहीं है, 1 मीटर वापस चला तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, फिर से 4 मीटर। मतलब क्या हुआ, ये हुआ डिस्टेंस, साइन कंसिडर नहीं किया। लेकिन सोचो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता, 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस एक्स, मतलब प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, राइट गए प्लस 3, वापस टर्न लिए लेफ्ट आए -1 प्लस 3 -1 प्लस 3 -1 कितना हुआ बोलो, प्लस 3 -1 हुआ, प्लस 3 -1 हुआ 2, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, डिस्टेंस 4 मीटर। तो देखिए यहां पर क्या कहा गया है, 3 + 1 4 मीटर, इनिशियल पोजीशन वाज x = 2 एंड फाइनल पोजीशन नाउ x = 4, डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर। तो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आया 2 मीटर, डिस्टेंस आया 4 मीटर। मतलब कभी कभी डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। केवल एक ही रास्ता था, एक ही पाथ था, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो मैग्नीट्यूड इक्वल था। डायरेक्शन चेंज हुआ तो डिस्टेंस बड़ा था, डिस्प्लेसमेंट छोटा था। इसलिए कहा जाता है डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इन जनरल डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। पर एक ही केस में, एक ही सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। वो कब होता है, जब एक ही रास्ते पे जाएं और डायरेक्शन चेंज ना करें, स्ट्रेट पाथ पर जाएं। आइएगा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में, ठीक है ना, पाथ लेंथ समझने की बात। भाई एवरेज वेलोसिटी का एग्जांपल समझाता हूं मैं। आप आपके घर से निकले, आप कॉलेज में गए, घर से निकलते समय गाड़ी आपने जो चलाई वो 20 किलोमीटर चलाई और कॉलेज में जाने में आपको 3 घंटे लग गए, बराबर, या 1 घंटा लगा। तो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आपने 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर किया। तो आप किस स्पीड से चले, तो 20 किलोमीटर पर आवर। तो किसी गिवन टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर करता है तो उसे एवरेज स्पीड कहा जाता है, और किसी गिवन टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो उसे एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है। एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट t1 टाइम पे पोजीशन x1, बराबर t1 टाइम पे पोजीशन x1, t2 टाइम पे पोजीशन x2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल x2, फाइनल कितना है x2, इनिशियल कितना है x1, x2 - x1, t2 - t1, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। मान लो एग्जांपल के फॉर्म में t = 0 पर पार्टिकल, देखना है पर t = 0 पर पार्टिकल 2 मीटर पे था, t = 1 मिनट पर पार्टिकल 2 मीटर पर है। तो हम क्या करेंगे, फाइनल 2 मीटर, इनिशियल 0 मीटर, फाइनल 4 मीटर, इनिशियल 2 मीटर, 4 - 2 2, फाइनल टाइम 1 मिनट, इनिशियल टाइम 0, तो 2 मीटर पर मिनट, 2 मीटर पर मिनट। तो एवरेज वेलोसिटी का यूनिट आ गया, यूनिट नहीं वैल्यू आ गया 2 मिनट पर मिनट, 2 मीटर पर मिनट। अच्छा देखिएगा ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है, टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है, तो मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी की यूनिट होती है। अच्छा, इसे किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जाता है, क्योंकि आप जब घर से गाड़ी निकाले थे तो मैक्सिमम स्पीडोमीटर पर क्या लिखा होता है, मैक्सिमम स्पीडोमीटर पर स्पीड किस में लिखी होती है, 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में लिखी होती है, बराबर है ना। तो हम यहां पर ऐसा इस तरह से लिख सकते हैं। पर अगर सोचिए डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही होती, एक्स एक्सिस पे चल रहा होता, भाई ये +2 से +4 गया, +2 से +4 गया, +2 2, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव मतलब 2i, 4i, 4i - 2i, 4i - 2i, 2i डिवाइड बाय 1 मिनट, तो 2i डिवाइड बाय मिनट, मीटर पर मिनट, जबकि i का मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अच्छा, एवरेज स्पीड बता चुका हूं, जब हम टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, टोटल टाइम की बात कर रहे हैं, तो एवरेज स्पीड की हम बात कर रहे होते हैं। अब सोचिएगा, मैंने पहले भी कहा था और वापस कह रहा हूं,
मान लो एक पर्सन को ए से बी पे जाना है, एक ही रास्ता है, स्ट्रेट रास्ता है, स्ट्रेट पाथ है। जब एक ही रास्ता और वो डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, वो इधर ही जा रहा है, डायरेक्शन सेम है, तो जितना डिस्टेंस पाथ लेंथ होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होंगे? सेम होंगे, डिफरेंट होंगे? सेम होंगे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी पर्सन, अगर कोई भी फोर व्हीलर या अगर कोई भी पार्टिकल केवल स्ट्रेट पाथ पे मोशन करता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या? डिस्टेंस, और क्या? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सेम होता है। तब उस केस में एवरेज स्पीड, उस केस में क्या? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमेशा सेम होती है। अगर किसी से आपने पूछ लिया या किसी ने आपसे पूछ लिया, बताओ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम कब होता है? मैग्नीट्यूड सेम कब होता है? तो आप कहेंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मोशन करता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड दोनों सेम होता है। ठीक है ना? आइए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करें। अच्छा, वेलोसिटी एट सर्टेन इंस्टेंट, क्या बोलेंगे? वेलोसिटी एट सर्टेन इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी सर्टेन इंस्टेंट पे वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है। या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, कौन सी वैल्यू? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, यहां डेल टी टेंड्स टू जीरो आएगा तो डेल टी टेंड्स टू जीरो लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स का मतलब लार्ज चेंज इन एक्स, डेल्टा टी का मतलब लार्ज चेंज इन टाइम। लार्ज चेंज इन एक्स, लार्ज चेंज इन टाइम, डी एक्स अपॉन डी टी। अच्छा, किसी को अगर ये लगता हो कि सर ये लिमिट वाला कंसेप्ट थोड़ा अच्छे समझाइए ना, हमको लिमिट वाला को ज्यादा पल्ले नहीं पड़ा, मैं आपको स्पष्ट कहूंगा, पूरे एकेडमी जलगांव यूट्यूब चैनल ओपन कीजिए, उस चैनल में एनसीईआरटी का टॉपिक है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के पूरे टॉपिक को जाके देखिए। देखिए स्टेट बोर्ड की किताब में तो ये बात क्लियरली बताई नहीं गई है, और जैसा कि मेरे इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव सीधा टू द पॉइंट स्टेट बोर्ड की किताब के बारे में बात करना है, इसी नजरिए से मैं यहां पर ये बात डिस्कस नहीं कर रहा हूं डिटेल में। जिसको भी लगता है कि आप समझना ही है तो आप जाओ प्लेलिस्ट में ओपन करो, एनसीईआरटी के टॉपिक चेक करो, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन नाम के टॉपिक में इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टॉपिक को देखो। अच्छा, dx अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। वापस कह रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी इंस्टेंट पर किसी ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वापस सुनना, किसी इंस्टेंट पर किसी ऑब्जेक्ट की कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। ठीक है ना बच्चों? तो ये ध्यान रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर के पॉइंट्स को आप पढ़ के देखिएगा, जो मैं बातें बता चुका हूं और ये पॉइंट हमने कवर भी किए हैं, और फिर भी एक बार हम डिस्कस कर ही लेते हैं। चलिए, यूनिफॉर्म मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन के लिए अगर ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी हो रहा होता है, सोचिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 1 सेकंड पर ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पर ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पर ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड पर ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड पर ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड पर 20 मीटर पर सेकंड, एवरी इंस्टेंट पर 20 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर 20 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, मतलब एवरी इंस्टेंट वेलोसिटी सेम होगी। मतलब अगर जब भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता है तो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इसकी जो वेलोसिटी है वो सेम होती है। अब सोचिएगा, समझना, मैं 2 सेकंड के लिए स्टडी करता हूं। एक ऑब्जेक्ट ने 1 सेकंड में 20 मीटर कवर किया, अगले 1 सेकंड में 20 मीटर कवर किया, अगले 1 सेकंड में 20 मीटर कवर किया। भाई पहले सेकंड में 20 मीटर, दूसरे सेकंड में 20 मीटर, तीसरे सेकंड में 20 मीटर, तीनों को ऐड कर दो, 20 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर, कितने मीटर? 60 मीटर। कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। टोटल डिस्टेंस कितना? 60 मीटर। टोटल टाइम कितना? 3 सेकंड। अरे सुन लो वापस, टोटल डिस्टेंस कितना? 60 मीटर, टोटल टाइम कितना? 3 सेकंड। डिवाइड कर दो, 60 मीटर डिवाइड बाय 3 कितना आया? 60 डिवाइड बाय 3 कितना आया? बोलो, 60 डिवाइड बाय 3 आया, बोलो कितना आया? 20 आया। पहले भी 20, इंस्टेंटेनियस भी 20, एवरेज भी 20। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करता है तो उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसका एवरेज वेलोसिटी सब कुछ सेम होता है। द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड्स आर द सेम, आर टू द इक्वल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कभी कम कभी ज्यादा,
कभी स्लो कभी फास्ट, कभी स्लो कभी फास्ट। इंस्टेंटेनियस और एवरेज अलग हो सकते हैं और होते भी हैं, हम कह सकते हैं। आइएगा इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, अ पर्सन वॉक्स फ्रॉम P टू पॉइंट Q along द स्ट्रेट रोड इन 10 मिनट्स। भाई P से Q गया, P से Q गया 10 मिनट लगे। टर्न बैक देन टू पॉइंट R which is the midway between the point P and the Q after further 4 minutes. The length of PQ is 1 meter. The find average speed and the average velocity of the person in going from P to R. चलिए आइए हम समझते हैं इसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। बोर्ड की तरफ चलिए। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, पहले पर्सन P से Q गया, 1 किलोमीटर चला, 10 मिनट लगे। Q से फिर R आया, 4 मिनट लगे। पर ये मिड पॉइंट है, मतलब ये हाफ किलोमीटर चल के आया है। हाफ किलोमीटर जब चल के आया तो बताना है एवरेज स्पीड कितना होगा। तो हम जानते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड इज गिवन एज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम में हम ऐसा लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। तो भाई देखो पहले गए कहां से, P से Q। जब P से Q गए तो P से Q जानते वक्त आपको लगा 1 किलोमीटर। फिर यहां से गए तो कितना लगा, हाफ किलोमीटर। तो 1 + हाफ 1.5 किलोमीटर बराबर। टाइम कितना लगा चेक कर लेना। भाई यहां से जाने में लगा 10 मिनट, 10 मिनट के बाद 4 मिनट, 14 मिनट लगा टोटल टाइम। P से Q और Q से R आने में 14 मिनट टाइम लगा। अब समझने पे ध्यान देना बेटा। हम जानते 1 आवर 60 मिनट। तो 1 मिनट कितना हो जाएगा आपके पास में, 1 आवर अपॉन 60। तो अगर मैं R में चेंज करूं तो 14 इंटू 1 आवर अपॉन 60, 7/30 किलोमीटर या 7/30 R लिखा जा सकता है। ठीक है ना, P से Q और Q से R आने का टाइम। आइए लिखते हैं हम इसे लिख सकते हैं 7/30 इंटू R, 1.5 इंटू 30 डिवाइड बाय 7 किलोमीटर पर आर। 45/7 किलोमीटर पर आर इसे लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये आ गया एवरेज स्पीड के बारे में। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा कई बार ऐसा होता है किताबों में से किलोमीटर पर आर के प्लेस पे मीटर पर सेकंड में भी होता है। हो सकता है आपकी किताब में ना दिया गया हो लेकिन पूछा जाता है कई बार। तो पहले समझ लेते हैं 1 किलोमीटर पर आर को कैसे चेंज करते हैं। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1 आवर मतलब 60 मिनट। अच्छा 1000 मीटर 60 मिनट 60 सेकंड, सॉल्व करने पर आता है 5/18 मीटर पर सेकंड। तो चेक कर लेना 1 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, तो 5/18 मीटर पर सेकंड होता है, बराबर है ना। तो एवरेज स्पीड अगर चेंज भी करना चाहो मीटर पर सेकंड में तो 45/7 5/18 किलोमीटर पर आवर के प्लेस पे 5/18 मीटर पर सेकंड। देखिए मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं कि मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, मैं इंटरेस्टेड हूं कि कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ये कन्वर्जन आपको कई जगह पर मदद करने वाला है। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। अच्छा एवरेज स्पीड समझने के बाद एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखा जाएगा। यहां पर हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी जो बोला जाता है वो क्या कहा जाता है। अच्छा एवरेज वेलोसिटी को बताया जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टोटल टाइम, जिसे हम कह सकते हैं। भाई टोटल टाइम तो आप निकाल चुके हैं, वो आ चुका है आपके पास में 14 मिनट। अब हम मिनट के फॉर्म में भी एक्सप्रेस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 14 मिनट। अब इनिशियल पोजीशन कितना था, तो इनिशियल P था, बीच में क्या आया Q, बाद में क्या आया R। तो इनिशियल पोजीशन P और फाइनल पोजीशन R। यहां से हाफ, तो यहां से भी कितना होगा, हाफ किलोमीटर। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आएगा, तो 1/2 किलोमीटर आएगा। 1/2 किलोमीटर इसे लिखा जा सकता है, तो इससे लिख सकते हैं 1/28 किलोमीटर पर मिनट। एक्चुअली में थोड़ा कन्वीनियंट यूनिट लगता नहीं है, इसलिए ऐसे केसेस में हमको क्या करना है, मिनट को आर में चेंज कर लेना है। आर में चेंज करते समय 7/30 आर आ चुका है, ये लिख सकते हैं हम 7/30 आर। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 30/7 किलोमीटर पर आर, 15/7 किलोमीटर पर आर इसे कहा जा सकता है, बराबर है। मीटर पर सेकंड में चेंज करना तो क्या करेंगे भाई, अभी सिखाया 1 किलोमीटर पर आर कितना होता है, तो 1 किलोमीटर पर आर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। कन्वर्ट कर देना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आंसर निकाला जा सकता है। जिस भी फॉर्म में पूछा जाए
स्टैंडर्ड तो होता है एमके सिस्टम मीटर पर सेकंड, बाकी इतनी तरह से हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन को समझने के बाद हम मोशन की स्टडी ग्राफिकली करना पसंद करते हैं। अब ग्राफिकली मोशन की स्टडी क्यों की जाती है, तो उसका सिंपल सा एक कारण होता है, ग्राफ हमें जल्दी समझ में आते हैं। ऐसा कहते भी पिक्चर्स आर 10,000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द वर्ड्स। शब्दों की तुलना में जो इमेजेस होती है वो पावरफुल होती है। अब पावरफुल होती है तो ग्राफ से हमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर जल्दी हो जाती है। तो हम क्या क्या स्टडी करेंगे, हम देखेंगे पार्टिकल जब रेस्ट पर हो तब उसका ग्राफ कैसा होगा, जो कि आपके सामने बोर्ड पर अवेलेबल है स्क्रीन पर। दूसरा हम देखेंगे अगर पार्टिकल मोशन कर रहा हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, वो भी प्लस एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तब उसका ग्राफ बी जैसा होगा। कैसा होगा ये जरूर डिस्कस करूंगा। जब पार्टिकल मोशन कर रहा हो नेगेटिव डायरेक्शन में, तब उसका ग्राफ कैसा हो। जब पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन कर रहा हो तब उसका ग्राफ कैसा हो। जब पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हुए पार्टिकल के लिए ग्राफ बनता कैसा है, क्या वो स्ट्रेट लाइन होता है, किस तरह का होता है, ये सब कुछ हम बात देखने वाले हैं। तो आइए बोर्ड पे चलिए और देखिए कि किस तरह से सारे केसेस स्टडी किए जाएंगे। तो हम वापस से समराइज कर लेते हैं। पहला केस ऑब्जेक्ट रेस्ट पर, दूसरा केस ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, तीसरा केस ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, चौथा केस ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, पांचवा केस नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करते हुए ऑब्जेक्ट किस तरह से मोशन किस तरह से उसका ग्राफ बनता है। चलिए आइए बोर्ड पर और समझते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। देखिए क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है जब पार्टिकल रेस्ट पर होता है, तो देखिए रेस्ट पर होता है पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा बनता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, टाइम t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की पोजीशन 2 मीटर है, टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड पर पार्टिकल की पोजीशन 2 मीटर है, टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पर पार्टिकल की पोजीशन अभी भी 2 मीटर ही है। मान लो x की वैल्यू 2 मीटर है, पोजीशन 2 मीटर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन ऑफ 2 मतलब क्या, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो वेलोसिटी कितना आ गया आपके पास में, 0। मतलब पार्टिकल रेस्ट पर होता है तो इस xt ग्राफ पैरेलल लाइन होती है। अब सोचिए पार्टिकल इस तरह से है, xt ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, थीटा एंगल। अच्छा आप ये जानते हैं कि इस तरह का ग्राफ y इक्वल टू mx का ग्राफ होता है। भाई y एक्सिस पर x है और x एक्सिस पर t है, वापस सुन लेना। एक्चुअलिटी में y इक्वल टू mx मतलब y ग्राफ ये और x एक्सिस ये, तो y एक्सिस पे इस बार क्या है, तो पोजीशन है x, x एक्सिस पे क्या है, तो टाइम है। तो y इक्वल टू mx मतलब x इक्वल टू mt, x इक्वल टू mt, m मतलब स्लोप, m मतलब क्या होता है, स्लोप। अभी सिखाया x इक्वल टू mt स्लोप। स्लोप को क्या कहते हैं, तो स्लोप कहलाता है टेन थीटा। स्लोप क्या कहलाता है, टेन थीटा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर स्लोप क्या बताएगा, तो बताता हूं तुम्हें बेटा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड व्हाट, बताओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड व्हाट, वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएशन mt, तो v इक्वल टू m डिफरेंशिएशन t की पावर 1। और बताओ डिफरेंशिएशन t की पावर 1 कितना होता है, तो डिफरेंशिएशन t की पावर 1 होगा 1t 1 माइनस 1, डिफरेंशिएशन t की पावर 1 इंटू t की पावर 0, ये आ जाता है आपके पास 1। तो पार्टिकल के लिए वेलोसिटी आ गई m इंटू 1, मतलब स्लोप ही वेलोसिटी होगा। किसका स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप ही वेलोसिटी होता है। स्लोप को टेन थीटा भी कहते हैं। आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर थोड़ा एग्जांपल एक और दूसरा देके समझाइए, बताइए थोड़ा, तो हम बता देते हैं। मान लो आपके पास xt ग्राफ में ऐसी वैल्यू गिवन होती, मान लो x होता है 10 मीटर और ये टाइम होता है 2 सेकंड, और मैं आपसे कहता बताओ टेन थीटा निकाल के बताओ। टेन थीटा कैसे निकालते हैं, टेन थीटा निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना 10, बेस कितना 2, ये मीटर पर सेकंड। टेन थीटा कितना आ जाता 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की यूनिट है। तो यहां पर आ गया वेलोसिटी मतलब टेन थीटा। और अभी मैंने आपसे कहा, याद भी दिला देता हूं, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 अगर होता है तो टेन थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है। थीटा का वैल्यू इक्वल टू 90 होता है तो टेन थीटा इंफिनिटी होता है, और थीटा ग्रेटर देन 90 होता है तो टेन थीटा आपके पास में नेगेटिव होता है। याद रखिएगा 3 वैल्यू। थीटा क्या, पॉजिटिव, लेस देन 90 पॉजिटिव, थीटा 90 इंफिनिटी, थीटा ग्रेटर देन 90 नेगेटिव वैल्यू। आइए इस इक्वेशन को चेक कीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये जो ग्राफ बताया गया है,
इसमें बनने वाला एंगल थीटा लेस देन 90 या मोर देन 90 है। तो थीटा लेस देन 90 है टेन थीटा, जिसे हम कहते हैं स्लोप, जिसी को हम कह रहे हैं वेलोसिटी। कौन से ग्राफ का? पोजीशन टाइम ग्राफ का। पॉजिटिव आ रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव है। इसमें एक और बात, मान लो अगर टेन थीटा 60 डिग्री दे देते, कितना दे देते? 60 डिग्री दे देते, तो 10 60 डिग्री की वैल्यू वही वेलोसिटी होता था। तो वेलोसिटी 1060 √3 मीटर पर सेकंड। अच्छा, √3 मीटर पर सेकंड, इसमें कहीं टाइम आ रहा है क्या? टाइम √3 t स्क्वायर 2t ऐसा कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है भाई, यहां भी 60 डिग्री है, यहां भी 60 डिग्री है, यहां भी 60 डिग्री है, हर जगह पे 60 डिग्री है। हर जगह पे एंगल कितना है? एंगल सेम है। एंगल सेम है मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, तीसरा ग्राफ देखिए, अब थर्ड नंबर का ग्राफ देखिएगा जो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से बताया गया है। थर्ड नंबर ग्राफ में ऐसा बोला गया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ऐसा हो तो मैं इसको आगे ऐसा बढ़ा देता हूं। एंगल चेक कर लो, ये एंगल क्या हुआ? ग्रेटर देन 90, टेन थीटा नेगेटिव, थीटा ग्रेटर देन 90, तो वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। पर अभी भी चेक कर लो, अगर मान लो 120 डिग्री एंगल है, मान लो 120 डिग्री एंगल है, तो 120 डिग्री एंगल होने पर भी एंगल तो कांस्टेंट ही है। इस पॉइंट के लिए कांस्टेंट है, इस पॉइंट के लिए कांस्टेंट है, इस पॉइंट के लिए कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। लेकिन tan थीटा ग्रेटर देन 90 है मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव है, दैट मींस वेलोसिटी इज नेगेटिव, वेलोसिटी इज नेगेटिव। अब नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है, नेक्स्ट ग्राफ में क्या बताया गया है, समझो नेक्स्ट ग्राफ को किस तरह से बोला गया है। नेक्स्ट ग्राफ में कहा है, देखिए पार्टिकल के लिए ऑसिलेटरी मोशन का ग्राफ। ऑसिलेटरी मोशन में पार्टिकल करता क्या है? पहली बात तो ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं किसे को? किसे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न मन में आता है। पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन हम सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे, ऑसिलेशन चैप्टर में, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए, हैंड्स ऑफ क्लॉक पर गौर कीजिए। मिनट हैंड जो होता है 15 मिनट, 60 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट के बाद वो एक बार रिपीट होता है, अगले 60 मिनट के बाद एक बार रिपीट होता है, रिपीट होता है। अगर कोई मोशन रिपीट होती है, अर्थ अपनी एक्सेस में 24 आवर्स में रिवॉल्व रोटेट होती है, 365 दिन में अर्थ सन के आसपास 365 पॉइंट समथिंग सम डेज एक चक्कर लगाता है। ये बात तो आप जानते हैं। जब आप ये बात जानते हैं कि अगर कोई मोशन अपने आप को रिपीट कर रहा है, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, तो इसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। कौन सी मोशन कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। लेकिन अगर एक एडिशनल कंडीशन जुड़ जाए, वो एडिशनल कंडीशन ऐसी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे इस एग्जांपल को देखना, आपने एम मास के ऑब्जेक्ट को सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड करने के बाद आपने धक्का दे दिया, धक्का देने पे ऐसा गया, ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा। तो यहां पर आपने सेंटर से धक्का दिया, ऑब्जेक्ट इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। इसमें हुआ क्या? इस पोजीशन से पहले ऑब्जेक्ट अवे गया, इसके बाद इसके पास में टुवर्ड्स आया, उसके बाद वापस इससे अवे गया और वापस इसके पास में आया। तो ये एक ऐसी पोजीशन है जिसको ऑब्जेक्ट बार बार क्रॉस कर रहा है। इस पोजीशन का नाम होता है, इस पोजीशन को कहा जाता है मीन पोजीशन। तो अगर ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन के अबाउट लगातार समय पास होने के साथ साथ रिपीट मोशन कर रहा होता है, तो इसकी इस मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। कौन सी मोशन कहते हैं स्टूडेंट्स? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, बराबर है। अब ऑसिलेटरी मोशन करने के बाद अब समझिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर x की वैल्यू बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, फिर कम हुई। पोजीशन के बारे में चेक कीजिए, x बढ़ा फिर कम हुआ, फिर बढ़ा फिर कम हुआ, फिर बढ़ा फिर कम हुआ। अब देखो यहां पर आप यहां से ज्वाइन कर दो तो आपको ये बात देखने को मिलेगी, ये एंगल लेस देन 90, थीटा लेस देन 90। अच्छा, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप याद करो, अभी बताया था मैंने, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप tan थीटा वेलोसिटी बताता है, थीटा लेस देन 90 तो वेलोसिटी पॉजिटिव। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप, तो यहां से ज्वाइन कर दिया, यहां से एंगल बनाया, तो थीटा ग्रेटर देन 90, ये वाला भी देखो थीटा ग्रेटर देन 90, ये वाला भी देखो थीटा ग्रेटर देन 90। और अभी बताया था थीटा ग्रेटर देन 90 जब भी होता है तो tan थीटा पॉजिटिव नेगेटिव होता है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव। तो इस वाले पोर्शन के लिए वेलोसिटी नेगेटिव,
इसके लिए वेलोसिटी नेगेटिव, इसके लिए वेलोसिटी नेगेटिव। अब वापस चेक कीजिएगा। अब हम बात करते हैं, ये वाला पोर्शन हटा दीजिए, ठीक है ना। आप समझिए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये थीटा, ये थीटा, ये चेक कीजिए, थीटा लेस देन 90, थीटा लेस देन 90, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज मैनर में थीटा लेस देन 90, टेन थीटा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। तो ये ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, वेलोसिटी लगातार पॉजिटिव नेगेटिव बदल रही है, पोजीशन अपनी बदल रही है। अब देखिए ये क्या, कौन सा ग्राफ है। एक्सी ग्राफ जब भी लीनियर ना हो, नॉन लीनियर हो, तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है? नॉन यूनिफॉर्म। वापस सुनना, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर लीनियर है तो यूनिफॉर्म, और अगर पोजीशन टाइम ग्राफ अगर नॉन लीनियर है तो कौन सी मोशन? पोजीशन टाइम ग्राफ नॉन लीनियर है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। क्लियर है बच्चों? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। इस केस में आप नोटिस करना, मैंने 2 पॉइंट कंसिडर किए, T1 पॉइंट ए, T2 T4 बी। ए से बी को ज्वाइन किया तो एक ऑर्ड आ गई। यहां पोजीशन इसकी मान लेता हूं x1 है, यहां इसकी पोजीशन मान लेता हूं x2 है। थोड़ा देखना ध्यान से, बड़ी है। मैंने इंटरवल कम कर दिया, थोड़ा पास आ गए हम, T2 T3। यहां से ज्वाइन किया इसको, तो ये T1 था, T4 था, मैं इसे x4 कह देता हूं। लेट मी से दिस इज x4। T1 पे x1, T4 पे x4, T2 पे हम बात कर लेते हैं x2, और T3 पे हम बात कर लेते हैं x3। थोड़ा चेक करना, x4 माइनस x2 या x4 माइनस x1, x4 माइनस x1, और ये है आपके पास में x3 माइनस x2। यहां से है T4 माइनस T1। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कहलाएगा आपके पास में एवरेज वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी। अब क्या होगा, ये T3, ये T2, ये C और ये D, यहां से यहां तक की पोजीशन x2, यहां से यहां तक की पोजीशन x3। अच्छा, अब और इंटरवल पास लाते गए तो ऐसा हो जाएगा, और पास लाते गए तो और ऐसा हो जाएगा। और एक टाइम इस पॉइंट पर जब आप ये ड्रॉ करोगे तो ये एक पॉइंट पे टच करेगा। इस पोजीशन पे जब ड्रॉ करोगे तो एक ही पॉइंट पे टच करेगा। अच्छा, जब एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, देखो लार्ज चेंज है तो एवरेज है, और एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है तो इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस है। तो ये जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में या नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ की कंडीशंस में एक्सटी ग्राफ आपके पास मौजूद है, ये ऐसा, ये ऐसा। तो देखिए ध्यान से, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये एक्स, ये टी, ये ए, ये बी। आप देख सकते हैं टेंजेंट थीटा बी, और ये आपके पास थीटा है। थीटा बी और थीटा ए को कंपेयर करो, दोनों में से बड़ा कौन सा टेंजेंट है, एंगल कौन सा बड़ा है? तो थीटा बी है। टेन थीटा बी ग्रेटर देन टेन थीटा ए। अच्छा, मैंने बोला टेंजेंट मतलब लाइन टचिंग एट वन पॉइंट, लाइन टचिंग एट वन पॉइंट। पोजीशन टाइम ग्राफ का टेंजेंट, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है। सो वेलोसिटी एट बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट ए, हम ऐसा बता सकते हैं। तो जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ हो और इसका आपने अगर टेंजेंट निकाल लिया तो वो कुल मिला के आपको वेलोसिटी देगी, पर टेंजेंट वन पॉइंट पर होगा मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये हमने ये ग्राफ की इंफॉर्मेशन यहां से कलेक्ट कर ली। अब आगे हम और भी टॉपिक कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक के अंदर। देखिए स्टूडेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसके ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ समझने के बाद एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन के पहले एग्जांपल पहले भी दे चुका था और फिर से मैं एक बार दे रहा हूं कि मान लो आपकी साइकिल या टू व्हीलर आप चला रहे हो, टू व्हीलर चलाते ही ऐसा आपको फोन आता है, आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला रहे थे, आपको तुरंत फोन आता है कि घर पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप कितने सेकंड में या कितना फास्ट जाने की कोशिश करोगे? तो नॉर्मली मैं जानता हूं जब भी ऐसी सिचुएशन में ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, इंसान फुल स्पीड से गाड़ी चला रहा होता है। मान लो 30 से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आप घर पे गए। अच्छा, आपने स्पीड बढ़ाई किससे? किससे बढ़ाई? अरे किससे बढ़ाई, स्पीड बताओ ना। तो स्पीड बढ़ाई आपने एक्सेलरेटर से। तो एक्सेलरेटर ने क्या चेंज कर दिया? स्पीड को चेंज कर दिया। तो जब किसी गिवन टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसे एवरेज एक्सेलरेशन कहा जाता है। मान लो t1 टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी v1 थी और t2 टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी v2, तो चेंज कितने से आया?
तो चेंज आया v2 माइनस v1 से। टाइम कितना, t2 माइनस t1, तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, पर ये है एवरेज एक्सेलरेशन। ये क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। अच्छा, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन के प्लेस पे कई बार इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी पूछा जाता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन का लिमिट ले लीजिए। टाइम लिमिट वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। रिपीटिंग वंस अगेन, टाइम लिमिट वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मतलब लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा मीन्स लार्ज, डी मतलब स्मॉल, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी टाइम लिमिट वैल्यू। इस पूरे को हटा के डीवी बाई dt लिखते हैं, और डीवी बाई dt का मीनिंग होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये वेलोसिटी, ये जो चेंज आएगा, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में हमें जानकारी देगा। देखिए, अब हम ग्राफिकल स्टडी करके समझते हैं कि जब एक्सेलरेशन की मदद से वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कैसे समझा जाए। देखो, इस ग्राफ में क्या बताया गया है, वेलोसिटी और टाइम ये दोनों बताए गए हैं। आपके पास टाइम t1 और टाइम t2। अच्छा, t1 टाइम पर भी और t2 टाइम पर भी आप चेक कीजिएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, v0 है। भाई t1 पे कितना, मान लो 10 मीटर पर सेकंड। भाई t1 पे कितना, 10 मीटर पर सेकंड। चेक कर लो t2 पे कितना, तो t2 पे भी 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टोटल टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अरे भाई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, तो फाइनल भी 10। अरे भाई, फाइनल भी 10, इनिशियल भी 10, 10 माइनस 10 0। तो एवरेज वेलोसिटी आ गई आपके पास, या कह लीजिए एक्सेलरेशन आ गया आपके पास में 0। जब भी कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता है, लिसन वंस अगेन, जब भी कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। अब देखिए, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास अवेलेबल है। ओके, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता था, वेलोसिटी, वैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वो एक्सेलरेशन बताता है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, इसमें पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, इसमें पार्टिकल डी एक्सेलरेट हो रहा है। अभी आपके मन में निश्चित ये बात चल रही होगी, सर कैसे एक्सेलरेट और कैसे डी एक्सेलरेट। डेफिनेटली अभी हम लोग डिस्कस करने वाले बोर्ड पर। जब पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तब स्लोप लेस देन 90 होता है, जब पार्टिकल डी एक्सेलरेट होता है तो स्लोप ग्रेटर देन 90 होता है। वो भी हम बोर्ड पर डिस्कस करने वाले हैं। और हम ऐसा कहते हैं कि अगर कोई पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन कर रहा हो, देखिए ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी लगातार बदल रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तब कैसे उससे एरिया निकाला जाए, तब उसका टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, तब उसका कॉर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सब बातें चलिए बोर्ड पे देखते हैं और समझते हैं कि इन्हें कैसे समझा जा सके और इन्हें कैसे याद किया जा सके। और फाइनली वापस आके कंक्लूड करेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या अंतर आते हैं। देखिए, पहला ग्राफ क्या था, पहला ग्राफ आपके पास में ऐसा था, ये था वेलोसिटी, ये था टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। अब पार्टिकल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड अगर दे रखी है तो समय के साथ में कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो हम क्या बोलेंगे, dv बाई dt, डिफरेंशिएशन 5, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। देखिए क्या हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो 0 होता है। आइए सेकंड केस देखिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बता रखा है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये चेक करो, ये y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ है, यहां थीटा लेस देन 90 है, ठीक है। इंटरसेप्ट मान लो v0 है, इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस। तो y इक्वल टू mx प्लस c में m होता है स्लोप, y एक्सिस पे वेलोसिटी, स्लोप पता नहीं कौन सा है लेकिन लेस देन 90 ये पक्का है, और लेस देन 90 होता है तो tan थीटा पॉजिटिव होता है। अच्छा, x ये y एक्सिस पर प्लॉट किया है, वेलोसिटी कौन से एक्सिस पे, y एक्सिस पे, टाइम कौन से एक्सिस पे प्लॉट किया है, x एक्सिस पे, मतलब x के प्लेस पे t और y के प्लेस पे v रखना है, कांस्टेंट v0, कोई वेलोसिटी। अब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू डिफरेंशिएशन mt प्लस v0, m डिफरेंशिएशन t की पावर 1 एंड डिफरेंशिएशन v0, ठीक है ना।
आप और हम ये बात जानते हैं कि डिफरेंशिएशन टी की पावर n का फॉर्मूला होता है टी की पावर n ntn माइनस 1, टी की पावर 1 1t 1 माइनस 1, तो 1t की पावर 0, तो इसे कह सकते हैं 1। डिफरेंशिएशन v नॉट, v नॉट मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि मान लो कोई वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड शुरुआत में, अगर 2 होता था, सोचो 2 बाई डी बाई डी टी 2 मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ जाता था। तो आप क्या कह सकते हैं, a इक्वल टू एम इंटू 1 प्लस 0, a इक्वल टू एम, तो आप क्या निकाले, m मतलब क्या है, बोलो m मतलब क्या है, स्लोप है। किसका स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है। कौन से ग्राफ का स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, तो वो एक्सेलरेशन बताता है। वापस सुन लीजिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। और देखिए इसकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि एंगल लेस देन 90 है। सेकंड नंबर ग्राफ समझने के बाद थर्ड नंबर ग्राफ को देखिए। थर्ड नंबर ग्राफ में क्या बताया गया है आपको, थर्ड नंबर ग्राफ में ऐसा कहा गया है बच्चों कि ये आपके पास वेलोसिटी और ये आपके पास में टाइम ग्राफ है, कुछ इस तरह से। हमने इसको ऐसा प्लॉट कर दिया, t1 टाइम पर v1 वेलोसिटी, t2 टाइम पर v2 वेलोसिटी, t1 टाइम पर v1 वेलोसिटी, t2 टाइम पर v2 वेलोसिटी, ठीक है ना। अब यहां चेक करो, एंगल चेक करो, थीटा ग्रेटर देन 90, तो टेन थीटा क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि थीटा जब भी ग्रेटर देन 90 होता है टेन थीटा नेगेटिव होता है। और मैंने अभी बोला वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर लीनियर हो, कैसा हो, लीनियर हो, देखो y इक्वल टू mx प्लस सी, y एक्सेस पे क्या वेलोसिटी, x एक्सेस पे क्या टाइम, स्लोप ग्रेटर देन 90 नेगेटिव। मान लो इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी v नॉट, v इक्वल टू माइनस एम टी प्लस 10। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं आप dv बाई डी टी माइनस डिफरेंशिएशन m इंटू टी प्लस कितना 10, तो a आ गया माइनस m डिफरेंशिएशन t की पावर 1 प्लस डिफरेंशिएशन 10 बराबर 10 क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस m इंटू टी की पावर 1, तो a इक्वल टू माइनस m। वापस देख लीजिएगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप इस बार जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप आ रहा है वो एक्सेलरेशन आ रहा है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू के साथ में, मतलब यहां रिटार्डिंग मोशन है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, सुनिएगा ध्यान से, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो ये नेगेटिव वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट कर रही है जिसे हम रिटार्डेशन कह सकते हैं। अब देखिए आखिरी ग्राफ जो आपके इसमें बताया गया है कि जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तब उसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या समझाएगा, इस बारे में बताया गया है। तो आपको देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा दे रखा है, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ऐसा दिया हुआ तो ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन होता तो लीनियर वेरिएशन, कर्व है तो नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन। t1 a पॉइंट, t2 मान लो मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं, तो t1 पर वेलोसिटी मिली v1 और t2 पर वेलोसिटी मुझे मिलेगी v2। अब हुआ ऐसा कि ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, कॉर्ड से ज्वाइन कर दिया। मान लो कोई टी नॉट पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो देखो टेंजेंट मतलब टचिंग एट वन पॉइंट। मैं चाहता हूं यहां से यहां तक का मुझे एरिया मिल जाए, तो एरिया जो निकालना है, एरिया मतलब सम करना, एरिया मतलब सम करना, सम करना मतलब ऐड करना, बराबर। और एडिशन समेशन के लिए मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, मैथमेटिकल मेथड चैप्टर में मैंने पढ़ाया आपको, मैथमेटिकल मेथड चैप्टर में इंटीग्रेशन नाम का टॉपिक पढ़ाया, उसमें बताया है सम करने के टूल को इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो इंटीग्रेशन करेंगे t1 से t2 दो लिमिट के लिए करेंगे, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया के लिए करेंगे। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, सोचिए कि अगर आपके पास ये ऐसा होता कर्व, यहां से यहां तक हम बात करते सपोज इतने से पोर्शन के लिए, तो मैं इतने से पोर्शन के लिए वेलोसिटी को लगभग कांस्टेंट मान सकता था और छोटा सा टाइम ले लेता मैं dt। तो यहां से यहां तक की हाइट आ गई वेलोसिटी, और ये लेंथ आ गया dt, और ये मान लीजिए हाइट आपके पास में आ गया v। अच्छा, छोटा सा एरिया कैसे निकालते, छोटा सा एरिया कैसे निकालते, छोटा सा एरिया निकालते लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो हम इसे dt इंटू v लिख सकते थे। वापस समझना, ये कर्व नॉन यूनिफॉर्म है, ये कर्व कैसा, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। अब मुझे पूरा एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अच्छा, एरिया निकालना तो यहां पे दिक्कत एक आएगी, दिक्कत यह आएगी कि वेलोसिटी लगातार बदल रही है, बराबर है।
तो मैं इसको छोटे छोटे पार्ट में कट कर लूंगा, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लूंगा, छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर मैं इसे सारे पार्ट को जोड़ दूंगा। पहले छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लूंगा और सब छोटे छोटे पार्ट को जोड़ दूंगा। तोड़ लूंगा मतलब डिफरेंशिएशन, जोड़ दूंगा मतलब इंटीग्रेशन। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, इस ग्राफ के किसी इतने से एलिमेंट का वेलोसिटी इतना सा टाइम कंसीडर किया और मैं छोटे से टाइम इंटरवल के बारे में बात कर रहा हूं और इस समय पार्टिकल की वेलोसिटी मैंने मान ली v है, बराबर। तो बताओ अगर इतना यहां से यहां तक अगर आपको v दे दिया जाए और यहां से यहां तक dt दे दिया जाए, बताओ एरिया कितना निकलेगा? छोटा सा एरिया आएगा v dt, छोटा सा एरिया आएगा v dt। अच्छा छोटे से बड़ा, भाई छोटे से बड़ा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कहते हैं छोटे से बड़ा बनाना हो तो ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां निकालना चाहता हूं? T1 से कहां तक निकालना चाहता हूं? T2 तक निकालना चाहता हूं। dA का इंटीग्रेशन कहां से कहां? T1 से T2 तक। अच्छा v dt, अच्छा वेलोसिटी को लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, dt इंटू dt ऐसा लिखा जा सकता है। T1 से T2 dA का इंटीग्रेशन, अब सोचिए dA का इंटीग्रेशन a मतलब एरिया, dt dt कैंसिल, dx का x, T1 से T2। तो पोजीशन T2 टाइम पर माइनस पोजीशन T1 टाइम पर, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट बताता है। क्या बताता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब tan थीटा क्या बताता है? तो वो एक्सेलरेशन के बारे में जानकारी देता है। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हो चुकी होगी ग्राफिकली। अब ग्राफिकली ये बात क्लियर होने के बाद अब हम समझेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को। देखिए एक्सेलरेशन समझने के बाद अब आपके टेक्स्ट बुक का टॉपिक जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। इसकी मदद से हम एक्सेलरेशन की मदद से पहले वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी के और टाइम के अंदर एक रिलेशन निकालेंगे। भाई मान लो टाइम t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 है, पोजीशन 0 है, वेलोसिटी शुरुआत में पार्टिकल की u है। भाई मान लो एक बॉल है, बॉल है मतलब फुटबॉल है, फुटबॉल को आपने धक्का मार दिया, लात मार दी, जिस समय आप देख रहे हो फुटबॉल की स्पीड 20 है। भाई जिस समय आप देख रहे हो फुटबॉल की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और जस्ट एक सेकंड के बाद उसकी स्पीड 60 मीटर पर सेकंड हो गई। कितनी हो गई? 60। तो बताओ चेंज कितने से आया? चेंज आया 60 माइनस 20, 40 से चेंज आया। तो कितने टाइम में आया? एक सेकंड के अंदर आया। पहला कितना टाइम था? 1 सेकंड। अगले कितने सेकंड में 40 हो गया, 60 हो गया? 2 सेकंड पर, मतलब 1 सेकंड के चेंज पर। तो आइए देखिए, मानते t इक्वल टू 0 टाइम पर, t इक्वल टू 0 टाइम पर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u है और आफ्टर टाइम वेलोसिटी v है। तो फाइनल माइनस इनिशियल v माइनस u डिवाइड बाय t माइनस 0, तो v माइनस यू अपॉन t, तो v इक्वल टू u प्लस at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को y इक्वल टू mx प्लस c से प्लॉट किया जाए तो y इक्वल टू mx प्लस c से प्लॉट करने पर इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। और इसका अगर एरिया ले लिया जाए तो एरिया लेने पर ये आपको ट्राइंगल और ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है। ट्राइंगल रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट में एक इक्वेशन मिलेगा और डिस्प्लेसमेंट के साथ एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे तो आपको तीसरा इक्वेशन मिलेगा। आइए ये तीनों की तीनों इक्वेशन हम बोर्ड पर समझते हैं, लेकिन उससे पहले बात ध्यान रखिएगा, ये तीनों इक्वेशन लगते तभी हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन कैसा हो? कांस्टेंट हो। और सबसे कॉमन एग्जांपल हमारी लाइफ का, जो कि आपकी किताब में जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे जो आपके सामने मैं बता रहा हूं, वो ये है, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करो तो भी नीचे जाता है, ऊपर अपवर्ड थ्रो करो थोड़ी देर रुकता है फिर से नीचे जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है। अगर आप नियर द अर्थ सरफेस बात कर रहे हो तो इसकी वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है? तो नियर द अर्थ सरफेस इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात बता दे रहे हैं हम आपको, ये वैल्यू नियरली कांस्टेंट होती है नियर द अर्थ सरफेस। अब जब ये वैल्यू कांस्टेंट होती है तो तब हम यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। और यहां डायरेक्शन ऊपर थ्रो करो वर्टिकली अपवर्ड, नीचे लाओ वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आइए बोर्ड की तरफ आइए और समझिए कि इन सब बातों को कैसे अप्लाई किया जा सकता है और इक्वेशन एक बार आपके सामने डिराइव करके जरूर बताना जरूरी है। देखिए सबसे पहले
टाइम t इक्वल टू 0 पर जिस समय आप स्टडी कर रहे हैं पार्टिकल की वेलोसिटी u है, फाइनली टाइम t पर पार्टिकल की वेलोसिटी v है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल वेलोसिटी v इनिशियल वेलोसिटी u टाइम t माइनस 0। ए को लिखा जा सकता है v माइनस यू अपॉन टी, तो v माइनस यू इक्वल टू लिखा जा सकता है at, तो v इक्वल टू लिखा जा सकता है u प्लस at। ये आ गया इक्वेशन आपके पास में v इक्वल टू u प्लस at। अच्छा, v इक्वल टू u प्लस at, इसे आप ऐसा भी लिख सकते थे v इक्वल टू at प्लस u, ये y एक्सेस, ये mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c, तो c इंटरसेक्शन ऑन y एक्सेस, x एक्सेस पर टाइम प्लॉट करना है, y एक्सेस पर वेलोसिटी प्लॉट करना है, और एक्सेलरेशन जो है वो इसका स्लोप बताएगा। तो ये मैंने पहले बना दिया y एक्सेस, ये x एक्सेस, ये x डैश एक्सेस, ये y एक्सेस और ये y डैश एक्सेस। अच्छा, x एक्सेस मतलब क्या होया टाइम t, y एक्सेस मतलब क्या आया वेलोसिटी। अब क्या किया, इंटरसेक्शन पॉजिटिव एक्सेस पे, तो c प्लस u है, तो प्लस u है। अच्छा, यहां से m स्लोप, स्लोप प्लस a दे रखा है, प्लस a दे रखा है। अच्छा, स्लोप पॉजिटिव इसका मीनिंग क्या है भाई, स्लोप पॉजिटिव इसका एक मतलब निकलता है, पता क्या मतलब निकलता है, एंगल लेस देन 90 है। यहां से एक लाइन आप ऐसी बना सकते हो और यहां से एक लाइन आप ऐसी बना सकते हो, सोचना ध्यान से। इस वाला एंगल, इस वाली लाइन का एंगल देखो कैसा है, इस वाली लाइन का एंगल ग्रेटर देन 90 है, इस वाली लाइन का एंगल लेस देन 90 है। अच्छा, ग्रेटर देन 90 का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ग्रेटर देन 90 का मतलब नेगेटिव होता है और लेस देन 90 का मतलब पॉजिटिव होता है। तो हम यहां पर बना सकते हैं कि ये वाला ग्राफ तो सही नहीं है, जो ग्राफ होगा ये वाला ग्राफ होगा, बराबर है। इसमें भी एक बात का करेक्शन रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है करेक्शन, देखो ध्यान से। ये ओरिजिन के इस तरफ टाइम पॉजिटिव, ओरिजिन के इस तरफ टाइम नेगेटिव, तो नेगेटिव टाइम कभी होता नहीं है, नेगेटिव टाइम कभी होता नहीं, इसलिए यहां से यहां तक ग्राफ हो नहीं सकता। तो कुल मिला के ग्राफ ये बनता है आपके पास में। अब इस ग्राफ का अगर मुझे एरिया निकालना हो, क्या निकालना हो, एरिया, तो एरिया निकालने के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। तो ये लाइन आपके पास में एक हो जाएगी ये वाली ट्राइंगल, मान लो ये है O, ये है सपोज A, सपोज ये है B, सपोज ये है C, सपोज ये है D। तो मुझे क्या करना है, मुझे O, A, B, C, D इन सबका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया बेसिकली क्या है, इसका एरिया दो ज्योमेट्रिकल फिगर का सम है, एक ट्राइंगल और दूसरा रेक्टेंगल है। सो एरिया दैट विल बी गिवन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है देखो, ये 0, ये टाइम t, तो t माइनस 0, हाइट कितनी है तो चेक करना। A पर वेलोसिटी इनिशियली आपने माना था u, और B पर वेलोसिटी फाइनली जो है वो कितनी है v। मतलब आप समझिएगा ध्यान से, इसको ऐसे समझाते हैं, यहां से यहां तक v है, यहां से यहां तक u है, तो आपको बताना है कि ये वेलोसिटी कितनी होगी। ये v है, ये u है, तो ये आपके पास आएगी v माइनस यू। पापा चेक कर लो, ये v है, ये u है, तो ये v माइनस यू आएगा, बेस इंटू हाइट v माइनस यू, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितना है, ये 0, ये t, तो ये आ गया t। यहां से यहां तक ब्रेड्थ कितना है तो चेक कर लो, यहां से u, यहां से यहां तक की हाइट देख लो u है, तो एरिया जो आया हाफ t। अब मैं यहां से क्या करता हूं, t कॉमन निकाल लेता हूं, तो यह आ जाता है v माइनस यू बाई 2 प्लस u। एक काम करते हैं हम लोग, यहां पर एक चेंजेस लाते हैं, हाफ टी रहने दो, v इक्वल टू लिख सकते हैं आप u प्लस एटी, अभी बताया था मैंने, माइनस यू प्लस यू टी। तो एरिया आ जाएगा हाफ, u से u कैंसल, t इंटू ए टी प्लस यू टी, तो एरिया आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अभी अभी हमने डिस्कस किया था एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, तो इसे लिख सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक बार वापस से चेक कर लीजिएगा, फिर से एक बार फास्टली बता रहा हूं कि इक्वेशन का प्लॉटिंग कैसे हुआ, एरिया कैसे निकाला गया और किस तरह से इसका आंसर आया।
एक बार फिर देखिएगा, आपके पास में ग्राफ ऐसा टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट बनाया गया है। टेक्स्ट बुक में बोला है यहां से यहां तक u है, यहां से यहां तक v है, ठीक है ना। ये मैंने कह दिया o है, a है, b है, ये c है और ये d है। अच्छा ये u है, ये v है, तो आपको बताना है ये कितना होगा। तो आप डेफिनेटली जानते हैं v माइनस u होगा। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया क्या क्या है, तो ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है। ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल एबीसी। रेक्टेंगल कौन सा है, रेक्टेंगल है एबीसीडी। अच्छा ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस ये 0, ये t टाइम पर, बेस आ गया t, हाइट कितनी है, तो ट्राइंगल की हाइट BC है। चेक करो ट्राइंगल की हाइट BC है, तो BC कितना है भाई, AC तो t है, AC t है, BC कितना है, BC v माइनस u है, v माइनस u है। अच्छा है रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहां से यहां तक हम कह देंगे t, यहां से यहां तक u कह देंगे। हाफ इंटू टी, v को लिख सकते हैं u प्लस AT माइनस u प्लस UT। अच्छा u से u कैंसिल हो गया, तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो कि मैं बता चुका हूं, फिर से मैंने बताया था। तीसरी इक्वेशन समझिएगा, जो बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जो हम समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं, मान लीजिए हम यूनिफॉर्म मोशन की जब बात कर रहे होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन की जब हम बात कर रहे होते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जब बात कर रहे होते हैं, t टाइम के लिए मान लो पार्टिकल u वेलोसिटी से चला, t टाइम के लिए मान लो पार्टिकल u वेलोसिटी से चला, v वेलोसिटी से चला। आप जानते हैं एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये बात आप और हम जानते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम को हम ऐसा लिखते हैं s अपॉन t। पहले भी बता चुका था, जिन बच्चों को पता नहीं ये बात, ये देखिएगा, जब भी टाइम इंटरवल इक्वल होता है तो स्पीड एवरेज होती है u प्लस वी डिवाइड बाई 2, u प्लस वी डिवाइड बाई 2। और अगर भरोसा ना हो तो देखो बता भी देता हूं, एवरेज स्पीड टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम a टू b, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम b टू c, टाइम कितना, यहां से यहां t, यहां से यहां t, तो t कितना हुआ 2t। देखो a से b के लिए, a से b के लिए स्पीड कितना है, u है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस s a b, टाइम t, तो एस ए बी कितना लिख सकते हो, तो सिंपल लिख सकते हो u टू। अच्छा b टू सी बताना, b टू सी स्पीड कितना है v, स्पीड v है, डिस्टेंस कहां से कहां, b टू सी, टाइम कितना है t, तो आप क्या लिख सकते हो, एस बी सी इक्वल टू वी टी। एस ए बी और एस बी सी की वैल्यू पुटअप कर दो, तो यू टी प्लस वी टी डिवाइड बाई 2t, तो एवरेज वेलोसिटी आ गया u प्लस वी, t डिवाइड बाई 2t, 2 से कैंसिल, तो u प्लस वी डिवाइड बाई 2, आपके पास में एवरेज वेलोसिटी आ गया, बराबर है ना। तो एवरेज वेलोसिटी को यही बोला मैंने, जब भी टाइम इंटरवल इक्वल होता है तो एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं भाई, जब भी टाइम इंटरवल इक्वल होता है तो एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहां पर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या लिखी थी, हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखी थी v माइनस यू अपॉन टी, तो t को लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन ए। अब जैसे t की वैल्यू को उठा के पुटअप करेंगे तो देखो क्या आएगा, v प्लस यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई टी, v प्लस यू अपॉन 2, t की वैल्यू कितनी है, तो यह है v माइनस यू अपॉन ए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए, सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो ये हमारे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन एक और निकल कर आती है, ठीक है ना। तो हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर सीख ली। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से सीखी, एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके v इक्वल टू यू प्लस टी आया। दूसरा इक्वेशन ग्राफ बना के निकाला, और तीसरा इक्वेशन आपके सामने है। जब भी इक्वल टाइम इंटरवल के लिए मोशन हो रहा होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, तो एवरेज वेलोसिटी डायरेक्ट लिखा जा सकता है u प्लस वी डिवाइड बाई 2, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, v प्लस यू डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी, t को उठा के यहां से पुटअप कर दिया, v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए, ट्वाइस ए एस, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एस। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन बोला गया है, काइनेमेटिकल इक्वेशन सीखी, और उसके बाद अभी ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पास, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, ऊपर की तरफ पत्थर फेंका है 15 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। एट द सेम इंस्टेंट द बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अबव द स्टोन फ्रॉम द हाइट ऑफ 30 मीटर। स्टोन से एग्जैक्टली 30 मीटर की ऊंचाई पर एक पत्थर को गिराया है, दोनों कब जाकर मिलेंगे, मुलाकातें कब करेंगे ये बताना है।
तो चलिए मुलाकातों का समय निकाला जाए कि नीचे से ऊपर जब ये जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो किस समय मिलेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, एक को ड्रॉप किया और एक को थ्रो किया, एक को ड्रॉप किया और दूसरे को थ्रो किया। भाई जिसको ड्रॉप किया वो नीचे आएगा और जिसको थ्रो किया वो ऊपर जाएगा। एक समय ये नीचे आएगा, एक ऊपर जाएगा, दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे, मुलाकात करेंगे। मान लेता हूं इस ये चला, सी पॉइंट पे मिले, मान लेता हूं SAC ये चला, और मान लेता हूं SBC ये चला। तो देखो SBC और SAC टोटल कितना हुआ, मतलब कौन फास्ट चला कौन स्लो चला महत्व नहीं है, मिल गए दोनों, मुलाकात कर ली। तो यहां से यहां आए, यहां से आए, तो जो दोनों मिलके चले वो 30 मीटर चले। यहां तक सभी को बात समझ में आई। अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते समय बात ध्यान रखना, 10th क्लास तो पास आउट हो ही पक्की बात है। तो एक्स एक्सेस का पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव लेना, नेगेटिव नेगेटिव लेना, वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेना, नीचे की तरफ नेगेटिव लेना। अच्छा ए से बात कर रहे हैं हम, मैं मानता हूं टी समय के बाद दोनों मिल गए, मैं मानता हूं कि टी समय के बाद दोनों मिल गए, दोनों टी समय के बाद मुलाकात कर लिए। तो देखिए ए से जब उसको ड्रॉप किया गया तो वेलोसिटी 0। अच्छा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कहां जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, लेकिन डाउनवर्ड है। और अभी मैंने बताया है कि जब कोई डाउनवर्ड जाएगा तो क्या लेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव -g, और इसे 10 दिया गया है तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसके बोला जा रहा है, ठीक है ना। अब हम टी टाइम के बाद की बात कर रहे हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो SAC करेगा। अच्छा SAC जो लिया जाएगा वो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है इसका मतलब क्या है भाई, A से C डाउनवर्ड आया, डाउनवर्ड आया मतलब नेगेटिव। तो हम बात करते हैं S = UT + ½ AT² माइनस SAC 0 × 2 माइनस G/2 × T², SAC G/2 T², G मतलब 10/2 5T², तो SAC आ गया 5T²। तो पहली बात तो लिख लीजिए, हमें पहली सफलता मिल गई, हमें पहली इक्वेशन सॉल्व करने पर SAC मिल गया 5T² 5T² प्लस SBC = 30। अब क्या निकालना, बोलो खुद बोलो तुम। अब SBC निकालना है तो नीचे से ऊपर थ्रो किया, अरे भाई नीचे से ऊपर थ्रो किया, ऊपर गया मतलब y एक्सेस के पार्ट पे गया, मतलब वेलोसिटी बोलेंगे 15+ मीटर पर सेकंड। अच्छा SBC का साइन क्या लेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ मतलब साइन लेंगे पॉजिटिव। और अब समझना बेटा, मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूं तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगता है, डाउनवर्ड। मैं ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकूं तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगता है, कहां लगता है, डाउनवर्ड। मतलब दोनों केसेस में G लगता है डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड मतलब लिया जाएगा -G। तो आप लिख सकते हैं S = UT + ½ AT² SBC विथ पॉजिटिव साइन 15T माइनस 10/2 × T² SBC 15T माइनस 5T², इसे लिखा जा सकता है। तो लिख दीजिए SBC की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अच्छा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में SBC की वैल्यू लिख सकते हैं ना, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। यहां पर हमने SBC की वैल्यू निकाली थी -5T + 5T² आया था, बराबर एकदम सही जवाब। तो हम लिख सकते हैं 5T², देखो ऊपर वाली इक्वेशन नीचे लिख रहा हूं, SBC मतलब 15T माइनस 5T² = 30 प्लस 5T माइनस 5T कैंसिल, 15T = 30, T = 2 सेकंड। तो 2 सेकंड के बाद ये मुलाकात करेंगे, 2 सेकंड के बाद ये एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, मिल जाएंगे। देखिए रेक्टिलिनियर मोशन 3.2 का एक और हेडिंग जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में 8th पॉइंट पे बताया गया है, जिसका नाम रिलेटिव वेलोसिटी है। और इसमें जो कहानी बोली गई है मैं हिंदी में बोल रहा हूं, ये अंग्रेजी में लिखी हुई है, और मुझे पूरा भरोसा है आपको अंग्रेजी आती है। मैं हिंदी में जो समझा रहा हूं उसको पढ़ने के बाद, उसको सुनने के बाद अंग्रेजी की कहानी पढ़ लीजिएगा, पूरा भरोसा है समझ में आने वाली है। यह कहानी ऐसे शुरू होती है कि आप और आपका दोस्त एक जगह पर ट्रेवलिंग करने जा रहे थे। आपका दोस्त, आप एक ट्रेन में बैठे हुए, आपका दोस्त एक ट्रेन में बैठा हुआ, दोनों ट्रेन की दौड़ लगी हुई है। आप थोड़ा फास्ट हैं, आपका दोस्त थोड़ा स्लो है, तो आप इसे ओवरटेक करेंगे, बराबर है ना, आपके दोस्त को। आपका दोस्त आपको पीछे से आता हुआ देख रहा है,
तो उसको क्या महसूस होगा? उसको महसूस होगा कि आपकी ट्रेन स्लो आ रही है। इंटरेस्टिंग बात है, उल्टी, आप फास्ट हो पर उसको महसूस होगा कि आपकी ट्रेन स्लो आ रही है। और जब आप आगे निकल जाओगे और आप देखोगे तो आपको कुछ और महसूस होगा। भाई होना अलग है और महसूस होना अलग है। एक्चुअलिटी में दोनों की स्पीड अलग अलग थी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, लेकिन जब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे तो दोनों को अलग महसूस होगा। और जमीन पे खड़ा आदमी कोई देखेगा तो उसे साफ महसूस होगा कि आप फास्ट हो, मतलब आप जो हो फास्ट हो और आपका दोस्त स्लो है। पर आपको महसूस होगा आपका दोस्त बोलेगा आप स्लो हो, और आप अगर मान लो ये बात फील नहीं भी कर पा रहे हैं तो जिस दिन ट्रेन में जाएंगे ना उस दिन फील करना। पक्का बोलता हूं, दिमाग लगाना, ध्यान से देखना, है बात महसूस भी होगी। यहीं से रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट डेवलप होता है। मान लीजिए आप हो ए और आपका दोस्त है बी। मान लीजिए आप हो ए और आपका दोस्त है बी। आप आपके दोस्त को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपके दोस्त को देख रहे हो, बराबर है? तो वेलोसिटी ऑफ योर फ्रेंड विथ रिस्पेक्ट टू यू, देखने वाला कौन? यू। किसको देख रहे हो? फ्रेंड। देखा किसको? फ्रेंड को। देखा किसने? आपने। अरे भाई देखा किसको? फ्रेंड को। देखा किसने? आपने। तो आप क्या हुए? ऑब्जर्वर या ऑब्जेक्ट? देखने वाले आप, तो आप ऑब्जर्वर, और जिसको आप देख रहे हो वो ऑब्जेक्ट। इसी तरह से डिफाइन किया जाता है वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी को डिफाइन किया जाता है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज डिफाइंड एज वीएबी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो आता है वो ऑब्जर्वर कहलाता है। सुन लेना ध्यान से, विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो आता है वो क्या कहलाता है? ऑब्जर्वर कहलाता है। विथ रिस्पेक्ट टू बी, अब देखो यहां पर क्या वर्ड यूज हुआ? विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ऑब्जर्वर कौन? ऑब्जर्वर बी। तो वीए माइनस वीबी, एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसे लिखेंगे वीबी माइनस वी ए। अब देखिए इसी की मदद से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला एन एरोप्लेन ए इज ट्रेवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी 300 किलोमीटर पर आवर with respect to earth. Another aeroplane B is traveling in the opposite direction with a velocity 350 km per hour with respect to earth. What is the relative velocity of A with respect to B, and what should be the velocity of third aeroplane C moving parallel to A relative to earth if the velocity of it has a velocity 100 km per hour with respect to A. तो ये देखिए इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। आइए बोर्ड की तरफ चलिए और सीखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। देखिए बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पढ़ने का तरीका सुनना। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो आता है वो क्या कहलाता है? विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो आता है वो ऑब्जर्वर कहलाता है, जो इसके पहले होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझना थोड़ा ध्यान से, इसको एग्जांपल समझा रहा हूं। मान लो ए है और ये बी है, ए और बी, ए जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड माइनस, राइट प्लस लेफ्ट माइनस। बी की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। भाई हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। विथ रिस्पेक्ट टू बी, सुनना ध्यान से, विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को किस पे ला दो? रेस्ट पर, मतलब बी रेस्ट पर आ गया। अब बी क्या देख रहा है कि उसको क्या दिख रहा है कि ए के बारे में वो घोषणा करेगा कि उसे ए कैसा दिख रहा है। बी को किस पे ला दिया? रेस्ट पे ला दिया। अच्छा, बी को रेस्ट पे लाया कैसे? बी की वेलोसिटी पहले कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड प्लस ए की वेलोसिटी कितनी थी? 40 मीटर पर सेकंड। अच्छा, बी को किस पे लाना है? रेस्ट पे लाना है। प्लस 20 में क्या ऐड करें जिससे कि रेस्ट पे आ जाए? तो आप तो सवाल जानते हैं, -20, तो इसमें भी -20 ऐड कर दो तो ये आ गया 0। वेलोसिटी जब बी की 0 हुई तो रेस्ट पर आ गया। तो ए की वेलोसिटी उसको क्या महसूस होगी? ए की वेलोसिटी उसको महसूस होगी कि ए 20 मीटर से आगे बढ़ गया। इसको फील करते, थोड़ा सा आते, समझते। भाई ये रहा ए, ये बी, ये रहा ए, और मान लेता हूं दोनों के बीच का सेपरेशन 10 मीटर, ऐसा समझ के चलो। 100 मीटर मान लेते हैं। भाई 40 मीटर पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड के अंदर ए कितना चला? 1 सेकंड के अंदर ए 40 चला। मान लो ए की पोजीशन आ गई, नई पोजीशन ए डैश। और बी 1 सेकंड के अंदर कितना चला? बी 1 सेकंड के अंदर 20 चला, ये 20। तो एक्चुअलिटी में यहां से यहां कितना बचा?
80, ये 20 चल गया, यहां से यहां कितना है 40। तो देखना ध्यान से, 100 तो पहले था आपके पास में, बराबर है। अब सुनना ध्यान से भाई, जब ए बी 20 मीटर आगे बढ़ गया, ए 40 मीटर आगे बढ़ गया, भाई सुन लो ध्यान से, बी की नई पोजीशन आ गई बी डैश, ए की नई पोजीशन आ गई ए डैश। अब हमको निकालना है कि एक्चुअलिटी में बी डैश और ए डैश में कितना सेपरेशन हो गया, तो 120 मीटर। कितना मीटर हो गया 120। बताओ शुरू में कितना था 100 मीटर, अभी कितना है 120 मीटर। तो एक सेकंड में कितने से ए आगे चला गया, ए एक सेकंड के अंदर 20 मीटर से आगे चला गया। और देखो ए 20 मीटर से आगे चला गया, तो कि बी रेस्ट पर आके उसको देख रहा है, उसको दिख रहा है कि एक सेकंड के अंदर ए 20 मीटर से आगे चला गया। आप में से कई बच्चे सोच रहे हैं आगे चला गया कैसे पता चला? भाई प्लस का मतलब राइट साइड, प्लस का मतलब राइट साइड, बराबर है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको आप ऐसे भी करते थे बिना कोई टेंशन पाले, बिना कोई एग्जाम्पल को समझे। अब अगर ऐसे करते थे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो भाई वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वीबीए लिखते थे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इसे लिखते थे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बराबर। अभी ग्राउंड मतलब रेस्ट पर खड़े होकर देख रहे हैं। एरोप्लेन वाला एग्जांपल लेते हैं, देखो ध्यान से बच्चों, यहां पर क्या बोला गया, एक एरोप्लेन है ए, मान लो वो राइट जा रहा है, उसकी स्पीड दे रखी 300 किलोमीटर पर आवर, राइट को मैं ले लेता हूं पॉजिटिव। एक एरोप्लेन है बी जो लेफ्ट जा रहा है, इसको मैं ले लेता हूं नेगेटिव। एक है सी जो पैरेलल टू ए जा रहा है, पैरेलल टू ए जा रहा है मतलब पॉजिटिव। आपको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बताना है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है 300 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, बी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, तो बी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में -350 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये हो गया 650 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसको फील करना थोड़ा सा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी मतलब बी को मतलब क्या, ऑब्जर्वर। अच्छा, ऑब्जर्वर को किस पे लेके आ जाओ, रेस्ट पर, तो रेस्ट पे आ जाए तो मतलब बी के अंदर कोई ऑब्जर्वर है तो वो देखेगा कि ए उसके करीब प्लस आ रहा है, मतलब करीब, प्लस मतलब राइट या लेफ्ट, राइट। कितने स्पीड से आ रहा है भाई, कितने स्पीड से आ रहा है 650 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। और ये आपने देखा भी होगा, आप टू व्हीलर लेके निकलते हैं, आपका दोस्त टू व्हीलर लेके आता है, आप भी स्पीड में आते हैं, वो भी स्पीड में आता है, तो आपको लगता है कि वो बहुत फास्ट आ रहा है। एक्चुअली में केवल वो फास्ट नहीं आता है, आप भी जा रहे हो, आप भी जा रहे हो, वो भी आ रहा है, फास्ट फील हो रहा है। एक्चुअली में ये जा रहा था 350 से, ये आ रहा है 300 से, तो इसको महसूस हो रहा है, इसको महसूस हो रहा है कि 650 से इसकी तरफ आ रहा है, 650 से आ रहा है। सभी को क्लियर होगा उम्मीद करता हूं। अब देखो क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई सी जो है ए के पैरेलल है, सी जो है ए के पैरेलल है 100 किलोमीटर पर आवर से। आपको सी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बतानी है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वीसीए प्लस वीएजी, तो ये है आपके पास 100 पैरेलल प्लस किलोमीटर पर आवर, प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 300 किलोमीटर पर आवर। 100 प्लस 300 कितना आ गया 400 किलोमीटर पर प्लस आवर। तो VCG that will become 400 किलोमीटर पर आवर। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।